नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था परमाणु के बारे में और आज अपन बात करेंगे तत्व के बारे में। देखो, सबसे पहली क्लास अपन ने पढ़ी पदार्थ के बारे में, फिर पदार्थ से परिभाषा निकल करके आई परमाणु की। अब परमाणु से फिर परिभाषा जो निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी तत्व की। अब तत्व होते क्या है, तत्व को अपन पढ़ क्यों रहे हैं? दरअसल जिस बायोलॉजी को अपन पढ़ते हैं वो बायोलॉजी अपने शरीर के बारे में ज्ञान देती है कि अपना शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और अपना शरीर किस तरीके से कार्य कर रहा है। जबकि शरीर जिंदा कैसे है, तो इसके लिए किन चीजों का होना जरूरी है? तत्व का। क्योंकि अगर तत्व अपने शरीर में नहीं होते तो शायद अपन जिंदा भी नहीं रह पाते। और तत्व किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? तो तत्व मिलकर के बने हुए होते हैं परमाणु से। तत्वों की संख्या टोटल कितनी? तो तत्वों की संख्या टोटल है 118 और जिस लिस्ट में इनको जमाया गया है उस लिस्ट को बोला जाता है आवर्त सारणी, जो नाम आपने सुना होगा। और इसके बारे में अपन डिटेल में बात भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी अपने को तत्व के बारे में जो जानकारी चाहिए, दरअसल वो जानकारी कुछ और चाहिए। तो इसके लिए अभी अपन 118 तत्वों के बारे में न लिख करके मिनिमम आपको 30 तत्वों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब तत्वों के बारे में जानकारी आती किस काम में है? तो दरअसल तत्वों को दो तरीकों से लिखा जाता है। एक तरीका तो हिंदी में लिखने का, जिनके नाम अपन ने यहाँ तक लिखे हुए हैं 30 तक, और दूसरा जो इनको लिखा जाता है वो लिखा जाता है इनके अंग्रेजी के नाम, जिन्हें बोला जाता है प्रतीक चिन्ह। अर्थात जिन तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है उसको बोला जाता है प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्हों के द्वारा तत्वों को लिखते किस तरीके से हैं? तो हाइड्रोजन को लिखा जाता है H से, हीलियम को लिखा जाता है He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियोन को Ne से, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, ऑर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से और कैल्शियम को Ca से। स्कैंडियम को लिखा जाता है Sc से, टाइटेनियम को लिखा जाता है Ti से, वेनेडियम को लिखा जाता है V से, क्रोमियम को लिखा जाता है Cr से, मैग्नीज को लिखा जाता है Mn से, आयरन को लिखा जाता है Fe से, कोबाल्ट को लिखा जाता है Co से, निकल को लिखा जाता है Ni से, कॉपर को लिखा जाता है Cu से और जिंक को लिखा जाता है Zn से। तो ये तो वो नाम है हिंदी में जो अपने को केवल ध्यान रखने हैं, जबकि ये जो इनके इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं दरअसल अपनी साइंस इसी के ऊपर चलेगी। क्योंकि जितने भी सूत्र अपन बनाते हैं और आगे जा करके बनाएंगे उसमें से अपने कौन से वाले नाम काम में आएंगे? प्रतीक चिन्ह वाले, क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह ही सूत्र का नाम डिसाइड करते हैं। अब तत्वों के बारे में आपको क्या क्या जानकारी और रखनी है? तो अगर कभी बाय चांस आपके तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखने में कोई गलती हो जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे आपने गलती से पोटेशियम को K नहीं लिख करके पोटेशियम को P लिख दिया, फास्फोरस को P नहीं लिख करके फास्फोरस को F लिख दिया, कोबाल्ट को CO नहीं लिख करके गलती से कोबाल्ट को CO लिख दिया, तो अपन गलती को पहचानेंगे कैसे कि इसमें से कौन सा वाला सही है? तो तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखते समय आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। पहली बात, जब भी आप तत्वों का प्रतीक चिन्ह लिख रहे हैं, 30 तक ही नहीं पूरे 118 में से किसी का भी, तो तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखते समय पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अंग्रेजी में चाहे अंग्रेजी का एक अक्षर अपने काम में आ जाए या अंग्रेजी के दो अक्षर अपने काम में आ जाए, पहला वाला अक्षर हमेशा आएगा बड़ी एबीसीडी का और उसके बाद आने वाला दूसरा अक्षर हमेशा आएगा छोटी एबीसीडी का। अगर गलती से भी आपने दोनों अक्षर बड़ी एबीसीडी के लिख दिए तो फिर वो तत्व का नाम नहीं होकर के वो एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा कोबाल्ट, क्योंकि ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं।
कोबाल्ट को बहुत सारे ऐसे CO से लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे CO से लिखते हैं, जबकि कोबाल्ट का वास्तविकता में प्रतीक चिन्ह ये वाला CO होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जहरीली गैस है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जबकि यह कोबाल्ट अपने कैंसर के बचाव के उपचार में काम में आता है। तो इसका अर्थ ही और इनका उपयोग ही चेंज हो जाएगा अगर अपन ने प्रतीक चिन्हों को सही तरीके से न लिखा तो। दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से भी आप गलती को पहचान सकते हैं कि पूरे 118 तत्वों के प्रतीक चिन्हों में कभी भी दो तत्वों के प्रतीक चिन्ह समान नहीं हो सकते। अगर गलती से भी किन्हीं दो तत्वों के प्रतीक चिन्ह समान हैं, इसका मतलब आपने एक न एक जगह पर गलती कर दी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, अब पोटेशियम में आप कंफ्यूज हो गए कि पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के होगा या P होगा। तो अब प्रतीक चिन्ह तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, या तो K सही है या P सही है। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड पर देखेंगे तो आपने फोस्फोरस का प्रतीक चिन्ह ऑलरेडी P लिखा हुआ है, और अगर फोस्फोरस का प्रतीक चिन्ह P हो गया तो P पूरे 118 में फोस्फोरस के अलावा दूसरे स्थान पर नहीं आएगा। इसका मतलब आपने ये जो लिखा है ये गलत है। आपने फोस्फोरस में कंफ्यूज हो गए, आप P भी लिख चुके और आप F भी लिख चुके, लेकिन लिखना आपको एक ही है। तो फिर अपन ने इधर ध्यान दिया तो फिर अपने को पता चला कि आप फ्लोरीन को कैसे लिख चुके, F से, और अगर फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F हो गया तो F फोस्फोरस के स्थान पर कभी भी नहीं आएगा। तो इन दो तरीकों से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह लिखे हैं वो तत्वों के प्रतीक चिन्ह सही है या फिर गलत है। अब ये तत्व अपने किस काम में आ रहे हैं और अपन तत्वों को पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो दरअसल ये अपने शरीर में अलग अलग तरीकों से उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम अपने शरीर में किस काम में आता है। तो जैसे अगर अपन ने किसी गर्म चीज को छुआ या अपने शरीर में किसी स्थान पर लग गई तो यहाँ से सिग्नल जाते हैं मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से वापस सिग्नल आते हैं हाथ तक कि आप अपने अंग को यहाँ से हटाओ वरना आपके शरीर में नुकसान हो जाएगा। तो सिग्नल को ले जाने में और सिग्नल को वापस लाने में जिन आयनों का सर्वाधिक उपयोग होता है उसमें नाम आता है पोटेशियम का और सोडियम का। इसके पहले वाले लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन। कैल्शियम कहाँ काम में आता है, तो अपने शरीर में हड्डियां जो बनी हुई है उसमें कैल्शियम और फोस्फोरस काम में आता है। ऑक्सीजन, तो जिंदा ही किस गैस की वजह से है, ऑक्सीजन गैस की वजह से। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आयरन, आयरन कहाँ काम में आता है, तो अपने शरीर में जिस खून के बारे में अपन बात करते हैं दरअसल उस खून को बनाने में किसका होना जरूरी है, आयरन का होना जरूरी है। कोबाल्ट कहाँ काम में आता है, तो अपने शरीर में होने वाले कैंसर का पता लगाने में और कैंसर का उपचार करने में क्या काम में आता है, कोबाल्ट उपयोग में आता है। ये तो लिखे अपन ने तत्वों के नाम। अब इन तत्वों के नाम में भी अगर अपन थोड़ा सा और गौर करें तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करूं कि हाइड्रोजन की अगर लिखना चाहें तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग कुछ इस तरीके की होती है। ऑक्सीजन की लिखना चाहें तो ऑक्सीजन की स्पेलिंग कुछ इस तरीके की होती है। कार्बन नाइट्रोजन की लिखना चाहें तो नाइट्रोजन की स्पेलिंग कुछ इस तरीके की होती है। अर्थात अपन किसी की भी अगर फुल फॉर्म इसकी लिखना चाहे तो कुछ ना कुछ इस तरीके की स्पेलिंग अपने को मिलेगी। अब तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखते समय इन्होंने क्या किया कि इनकी जो स्पेलिंग बनती थी उन स्पेलिंगों में से पहला अक्षर उठाया और वही यहाँ पर रख दिया, वही इनका क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। जैसे हाइड्रोजन की शुरुआत H से होती है तो वही इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। ऑक्सीजन की शुरुआत O से होती है तो वही इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। नाइट्रोजन की शुरुआत N से होती है तो वही प्रतीक चिन्ह हो गया। कार्बन की शुरुआत C से हो जाएगी, बोरोन की शुरुआत B से हो जाएगी, BORON। लेकिन यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम की स्पेलिंग तो SODIUM होती है, और अगर SODIUM सोडियम की स्पेलिंग होती है तो इसमें तो दूर दूर तक ना तो मेरे को N नजर आ रहा है और ना ही मेरे को A नजर आ रहा है, फिर भी इसका प्रतीक चिन्ह क्या लिख दिया गया, Na लिख दिया गया। ऐसे पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की स्पेलिंग तो POTESIUM होती है और पूरी स्पेलिंग पर कहीं पर भी K का नाम नहीं आ रहा। ऐसे में बात करूं आयरन की तो आयरन की स्पेलिंग IRON होती है। कॉपर की मैं बात करूं तो COPOR होती है और इसमें कहीं पर भी Cu का नाम नहीं आ रहा। अब कोई यूं सोचे कि सर C भी तो लिख सकते थे, तो C लिख सकते थे अगर इसके पहले C का नाम ना आता तो। अब अगर C का नाम ऑलरेडी पहले आ चुका तो दोबारा C अकेला कभी भी
नहीं आएगा। तो दरअसल ये जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके पुराने टाइम पर और एक अलग से नाम होते थे जिनके आधार पर इनका प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है, जिन्हें बोला जाता था लैटिन नाम। लैटिन नाम अर्थात इनके जो प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, ये प्रतीक चिन्ह लैटिन नाम के आधार पर लिखे हुए हैं। सोडियम का नाम सोडियम ना होकर के इसका लैटिन नाम बोला जाता है नेट्रियम। और अगर आप नेट्रियम की स्पेलिंग लिखेंगे तो नेट्रियम की स्पेलिंग कुछ इस तरीके की होती है, और यहां से Na उठा करके वही रख दिया गया, वही इसका क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का पुराना नाम था अर्थात लैटिन नाम था केलियम, और केलियम से इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, के हो गया। आयरन की मैं बात करूं तो आयरन का पुराना नाम था फेरम, और फेरम के आधार पर इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, Fe हो गया। कॉपर की मैं बात करूं तो कॉपर का पुराना नाम था क्यूप्रम, और क्यूप्रम के आधार पर इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, Cu हो गया। जैसे एक नाम आप सुनते हैं मरकरी, और मरकरी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Hg। तो दरअसल Hg मरकरी नाम है किंतु अभी का, जबकि इसका जो लैटिन नाम है, इसका लैटिन नाम है हाइड्राग्यारम, हाइड्राग्यारम। पीबी की मैं बात करूं तो पीबी को आप बोलते हो लेड, लेड कह दें या फिर सीसा कह दें, जबकि इसका ओरिजिनल नाम जो है, ओरिजिनल नाम का मतलब लैटिन नाम जिसके आधार पर प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है, वो इसका लैटिन नाम है प्लम्बम, और प्लम्बम के आधार पर इसका प्रतीक चिन्ह क्या लिखा जाता है, पीबी लिखा जाता है। एक नाम आता है टिन, और टिन को लिखा जाता है Sn, Sn इसका प्रतीक चिन्ह, जबकि इसका लैटिन नाम जो है वो लैटिन नाम है स्टेनस, इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा, स्टेनस। एक नाम आता है Sb, Sb को बोला जाता है एंटीमनी, ये तो है स्टेनस और ये है स्टेनबस। तो स्टेनबस से तो लिखा जाता है Sp को, और स्टेनस से लिखा जाता है Sn को, और ये इनके क्या हो जाते हैं, लैटिन नाम हो जाते हैं। तो ये अपन ने तत्वों के बारे में बात करी, तो ये अपन ने केवल तत्वों के नाम लिखे हैं, और तत्वों को किस तरीके से दर्शाया जाता है उनको बोला जाता है प्रतीक चिन्ह। ये जो तरीके से लिखे हुए हैं दरअसल ये नंबर के हिसाब से लिखे हुए हैं, इनको आप उल्टे सीधे नहीं कर सकते, और जिन नंबरों के हिसाब से ये लिखे हुए हैं उन नंबरों को बोला जाता है परमाणु क्रमांक, उन नंबरों को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। देखो अभी अपन ने बात करी कि तत्वों की संख्या टोटल कितनी, 118। अब 118 में से उदाहरण के तौर पर अपनी क्लास में 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब 500 स्टूडेंट में से एक रामलाल नाम का स्टूडेंट है जो बीच में कहीं पढ़ने आया था 100-200 के बीच में। अब मेरे को इसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि इसकी फीस कितनी जमा है, इसके पापा का नाम क्या है और इसके डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो मेरे को 500 स्टूडेंटों की लिस्ट में पहले नंबर से रामलाल को ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता रामलाल कब पढ़ने आया था, किंतु यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। दरअसल ये तरीके से जमे हुए हैं, ये जिस तरीके से अपन ने जमाए हुए हैं आवर्त सारणी में भी ये उसी तरीके से जमे हुए हैं। पहले नंबर पे अपन ने लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो अपन पूरी दुनिया का कहीं पर भी चक्कर लगा करके आ जाएं, जब भी अपन दुनिया के किसी कोने में जाकर के आवर्त सारणी में पहले नंबर पे जाकर के ढूंढेंगे तो अपने को हमेशा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और इसकी ये वाली जगह कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और ये जो नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते, इन नंबरों को क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक बोला जाता है। अपन खुद स्वयं की बात करें तो अपने आते हैं आधार कार्ड नंबर। मोदी जी ने एक बार आधार कार्ड नंबर जो अपने को अवेलेबल करवा दिए वो कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकते। आप नाम चेंज करा सकते हैं, फोटो चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, किंतु आधार कार्ड नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते। तो जैसे अपने आधार कार्ड नंबर होते हैं वैसे तत्वों के भी आधार कार्ड नंबर होते हैं, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। ये किसके बारे में जानकारी थी आपके, तत्वों